नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन पीसीएस की चौथी क्लास में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर सिविल सेवा एस्पिरेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वह है भारतीय संविधान की विशेषताएं। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह हमारे मौलिक अधिकारों से लेकर शासन के प्रत्येक स्तर को दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। तो आइए आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि हमारे संविधान को विशेष और अद्वितीय बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इस कक्षा में हम निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि लिखित संविधान, संविधान का नम्यता और अनम्यता, संविधान का एकात्मक और संघात्मक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत आदि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के तहत आज हम पहली विशेषता देखेंगे और वह है भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संविधान को अक्सर दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का और अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत विस्तृत और समय लेने वाला दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान की संरचना में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में विभक्त था। वर्तमान स्वरूप में अगर देखें तो 470 अनुच्छेद और 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। संशोधन के बाद जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं वो हैं मुख्यतः भाग 6 को हटाया गया है, 20 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 4 नए भाग जोड़े गए हैं जैसे कि भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14B। 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं जिनके तहत 9, 10, 11, 12 आती हैं। भारतीय संविधान के इतने विस्तृत स्वरूप होने का मुख्य कारण इसे विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर लिखा जाना है और इसके ऐतिहासिक कारण भी हैं। इसके निर्माण के पीछे मुख्य रूप से 4 मुख्य कारण हैं, जिनमें पहला कारण है भौगोलिक कारण। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, भारत एक विशाल देश है जहां भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और सामाजिक विविधता बहुत अधिक है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग आवश्यकताएं और समस्याएं हैं। ऐसे में संविधान को इतना व्यापक बनाना पड़ा ताकि वह देश की इस विविधता को समाहित कर सके और सभी वर्गों, राज्यों और समुदायों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सके। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के ऐतिहासिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि भारतीय इतिहास ने संविधान को इतना व्यापक बनाने में कैसे भूमिका निभाई। इसके ऐतिहासिक कारणों को देखें तो ब्रिटिश शासन के लगभग 200 वर्षों ने भारत में प्रशासन, कानून व्यवस्था और शासन की एक जटिल प्रणाली विकसित की थी। अनेक अधिनियम जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919 और 1935 आदि ने भारत में संवैधानिक शासन की नींव डाली। विशेषकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान के कई प्रावधान सीधे इसी अधिनियम से लिए गए हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, प्रशासनिक ढांचा आदि। इस ऐतिहासिक विरासत के कारण संविधान को बेहद विस्तृत बनाना पड़ा ताकि पुराने अनुभवों से कुछ सीखा जाए और नए भारत के लिए एक ठोस ढांचा तैयार किया जा सके। ऐतिहासिक कारणों के पीछे एक अन्य कारण है, वह है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संवैधानिक जागरूकता और मांगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक आज़ादी के लिए नहीं था, बल्कि यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का आंदोलन भी था। कांग्रेस और अन्य संगठनों ने बार बार स्वशासन और मूल अधिकारों की मांग की। नेहरू की रिपोर्ट 1928 में आई थी और कराची अधिवेशन 1931 में नागरिक अधिकारों, समानता, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन आंदोलनों ने संविधान निर्माताओं को यह प्रेरणा दी कि संविधान केवल सरकार की रचना नहीं बल्कि जनता के अधिकारों का रक्षक भी होना चाहिए। इसलिए जब संविधान लिखा गया तो उसमें सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे कई सिद्धांत को समाहित करना आवश्यक हो गया और इसी ने इसे विस्तृत बना दिया। तीसरा ऐतिहासिक कारण है भारत की सामाजिक समस्याओं और विषमताओं का ऐतिहासिक अनुभव। भारत में सदियों से जातिगत भेदभाव, स्त्री पुरुष असमानता, धार्मिक कट्टरता, भूमि की असमानता, अशिक्षा आदि समस्याएं चली आ रही थी।
इन ऐतिहासिक सामाजिक बुराइयों को दूर करने का अवसर संविधान निर्माण के समय मिला। इसलिए संविधान में मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, आरक्षण नीति, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिकता जैसे कई प्रावधान जोड़े गए। ये सभी ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान देने के उद्देश्य से जोड़े गए और इन्हीं के कारण संविधान विस्तृत बन गया। अंतिम और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण विभाजन और उसके दुष्परिणामों का ऐतिहासिक प्रभाव था। भारत का विभाजन एक अत्यंत दर्दनाक घटना थी, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा, शरणार्थी समस्या और सुरक्षा व्यवस्था की विफलता जैसी समस्याएं सामने आईं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि संविधान को ऐसा बनाना होगा जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे, अल्पसंख्यकों की रक्षा करे और कानून व्यवस्था बनाए रखे। इसलिए संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, भाषाई अल्पसंख्यक संरक्षण, समानता का अधिकार जैसे कई विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान का विस्तृत स्वरूप केवल एक संयोग नहीं, बल्कि भारत के ऐतिहासिक अनुभवों, संघर्षों और सामाजिक परिस्थितियों की देन है। इसके तीसरे और अन्य महत्वपूर्ण कारण में आता है केंद्र राज्य संबंधों के लिए अस्पष्टता। चूँकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, भाषा, धर्म, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से, यदि हर राज्य का अपना संविधान होता तो इससे विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल सकता था। एक ही संविधान से यह सुनिश्चित होता है कि पूरे देश में एक जैसी संवैधानिक व्यवस्था हो और एकता बनी रहे। एकल संविधान होने से कानून बनाने, लागू करने और न्याय देने की प्रक्रिया सभी राज्यों में समान रहती है, जिससे प्रशासन सरल और सुसंगत होता है। जब संविधान बना तब अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। वहाँ भारतीय संविधान की सभी धाराएं लागू नहीं होती थीं, वहाँ का अपना अलग संविधान था। लेकिन यह स्थिति 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दी गई। अब जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह भारतीय संविधान के अंतर्गत पूरी तरह आ गया है। भारतीय संविधान के लंबा होने, बहुत विस्तृत होने के पीछे अन्य महत्वपूर्ण कारणों में एक है कानूनी विशेषज्ञों की भूमिका। संविधान सभा में कई अनुभवी और प्रसिद्ध विशेषज्ञ शामिल थे। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक रहा। संविधान निर्माण कोई असाधारण कार्य नहीं था, यह एक जटिल, तकनीकी और दूरदर्शी प्रक्रिया थी। इस कार्य के लिए विधि विशेषज्ञों की गहरी समझ, अनुभव और तकनीकी दक्षता आवश्यक थी। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, ने संविधान का मसौदा तैयार करने में नेतृत्व किया। वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान को स्पष्ट, प्रभावी और व्यवहारिक भाषा में ढाला। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संविधानों की तुलना और चयन। संविधान सभा में कई ऐसे सदस्य थे जो ब्रिटिश कानून, अमेरिकी संविधान, आयरिश नीति निर्देशक सिद्धांत, कनाडाई संघवाद, ऑस्ट्रेलियाई निर्वाचन प्रणाली आदि का गहरा अध्ययन कर चुके थे। विधि विशेषज्ञों ने इन सभी संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उनकी उपयुक्त विशेषताओं को अपनाया। इससे भारतीय संविधान न केवल तकनीकी रूप से समृद्ध बना, बल्कि व्यवहारिक और विविधताओं को समेटने वाला भी बना। जटिल विषयों को सरल और स्पष्ट रूप देना। संविधान में मौलिक अधिकार, संघीय ढांचा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल कर्तव्य, आपातकालीन शक्तियाँ आदि जैसे जटिल विषय थे। यदि इन्हें स्पष्ट, न्यायसंगत और भविष्य के लिए टिकाऊ बनाना था तो इसमें तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। कानून विशेषज्ञों ने इन विषयों को संतुलन और स्पष्टता के साथ संविधान में स्थान दिया, जिससे आगे चलकर न्यायपालिका और प्रशासन के लिए मार्गदर्शन सरल बना। न्यायिक पुनरावलोकन और संवैधानिक व्याख्या की नींव रखना। संविधान को इस प्रकार बनाना था कि वह समय के साथ बदलती परिस्थितियों में भी लचीला रहे और अदालतें उसकी व्याख्या कर सकें। इसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन जैसी धाराओं को संविधान में शामिल करना एक दूरदर्शी कदम था, जिसे विधि विशेषज्ञों ने सुझाया और संरचित किया। विवादों का समाधान और बहसों का नेतृत्व। संविधान सभा में कई बार मतभेद और बहसें होती थीं, विशेषकर धर्म, भाषा, आरक्षण और अधिकारों के विषय पर। ऐसे समय में कानून के जानकारों ने तकनीकी तर्कों के आधार पर समाधान प्रस्तुत किए, जिससे संविधान सभा सुचारू रूप से कार्य कर सकी। उदाहरण के लिए के.एम. मुंशी, कृष्णास्वामी अय्यर, बी.एन. राव जैसे विशेषज्ञों की भूमिका समाधान खोजने में अत्यंत सराहनीय रही। भारतीय संविधान की दूसरी और प्रमुख विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। भारत के संविधान ने कई देशों के संविधान से प्रेरणा ली। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान विश्व के विभिन्न संविधान का संकलन है। संविधान का मुख्य ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। संविधान के दार्शनिक भाग की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी राजनीतिक भाग में जैसे कैबिनेट सरकार,
कार्यपालिका और विधायी पालिका को ब्रिटेन से लिया गया है। अन्य देशों से भी हमारे संविधान में उनकी प्रावधान को शामिल किया गया है, जैसे कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इटली आदि। दोस्तों, भारत का संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकार की विशेषताओं को समाहित किया हुआ है। नम्य संविधान या लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसे किसी आम कानून के निर्माण की होती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन। दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका ना होकर ब्रिटेन को हम लिखेंगे। अमेरिका का संविधान जो है वो अनम्य माना जाता है। अनम्य या कठोर संविधान वे होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। इसके उदाहरण में अमेरिका आएगा। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो यह ना तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधन का प्रावधान है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। अगर भारतीय संविधान की अगली विशेषता की हम बात करें तो वह है एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था को भी धारण किया हुआ है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संविधान का एकल और संघीय स्वरूप क्या होता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे एकात्मक संविधान और दूसरी तरफ लिखेंगे संघात्मक संविधान। अगर हम एकात्मक संविधान की बात करें तो इसमें केवल केंद्र सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति होती है, केवल केंद्र, जबकि संघात्मक में सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच दोनों में विभाजित होती है। दूसरी विशेषता इसकी यह है, एक ही सरकार के लिए एक ही संविधान होता है, जबकि संघात्मक में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान होता है। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है, जबकि इसमें संविधान सर्वोच्च होती है, न कि सरकार। संघात्मक रूप में संविधान सर्वोच्च होती है। एकात्मक रूप में न्यायपालिका की भूमिका सीमित हो सकती है, जबकि संघात्मक में न्यायपालिका ही संघीय ढांचे की रक्षा करती है। एकात्मक संविधान में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान जैसे देश आते हैं, जबकि संघवात्मक संविधान में भारत, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। अब हम देखेंगे भारत का संविधान किन संघीय लक्षणों को और किन एकात्मक लक्षणों को ग्रहण किया हुआ है। इसके तहत भारत के संघीय लक्षण में 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका व द्विसदनीयता आते हैं। जबकि इसके एकात्मक लक्षण में एकल नागरिकता, संविधान का एक रूप, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान आते हैं। दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। भारत में राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि असली शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तरह है, जहां राजा रानी प्रतीकात्मक होते हैं। बहुमत वाले दल की सत्ता। लोकसभा चुनाव में जो दल या गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि सरकार
जनता की इच्छा से बनी है। तीसरा, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर वे विश्वास खो दें तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। चौथा, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। भारत में मंत्री आमतौर पर संसद, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर कोई बाहर से मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ता है। पांचवा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री को प्रमुख कार्यकारी माना जाता है। वे मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं और नीतिगत निर्णयों में इनकी मुख्य भूमिका होती है। निचले सदन का वर्चस्व। भारत में लोकसभा, जिसको निचली सदन कहा जाता है, और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे वित्त विधेयक पर केवल लोकसभा का अधिकार होता है। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है, लेकिन भारत में संसद संप्रभु नहीं है क्योंकि संविधान संप्रभु सर्वोच्च है। आज के क्लास के लिए भारतीय संविधान की विशेषता के अंतिम विशेषता में देखेंगे संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से लिया गया है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस समन्वय से भारत में लोकतांत्रिक संतुलन और संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित होता है। अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 21 में आता है। विधि की नियत प्रक्रिया व्यक्ति की न्यायिक सुरक्षा और नैतिकता पर जोर देती है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया कानून के अनुसार हो। इसी कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कुछ हद तक सीमित मानी जाती है। दोस्तों, आज की कक्षा में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में देखा और समझा। दोस्तों, पढ़ाई एक निरंतर प्रक्रिया है और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। अगली कक्षा में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को और विस्तृत रूप से समझेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक पढ़ते रहिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।